नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। जयंत चौधरी, वही जयंत चौधरी, जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान किया गया, तत्काल उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो कहा करते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, लेकिन वो पलटे और सीधे जाकर के गले लग गए मोदी और अमित शाह के। भाजपाई रंग में रंग गए। ऐसा क्या हुआ कि जयंत चौधरी अब भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर चुके हैं। भाऊ को चर्चा में जोड़िए फटाफट वाले कंट्रोल रूम, फिर आगे बढ़ेंगे। भाऊ, आज दो पार्ट में दो सवाल महत्वपूर्ण, दो पार्ट में करेंगे। पहले जयंत पर रहेंगे और फिर नीतीश कुमार पर जाएंगे। जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि भाजपा के खिलाफ वो प्रत्याशी उतारेंगे, चुनाव लड़ेंगे, और एक दो सीट नहीं, 15 से 20 सीट। कितने त्यागी से निपटेंगे भाजपा वाले? क्या कैसी त्यागी थे? निपटे निपटाए क्या हुआ वो तो अभी भविष्य बताएगा। अब नए त्रिलोक त्यागी आ गए, जयंत चौधरी के साथ ही हैं, उनके महासचिव हैं। दूसरा पार्ट ये, पहले पार्ट में जयंत पे रहेंगे, दूसरा पार्ट है कि अमित शाह के खिलाफ नीतीश कुमार ने, लोगों को दिख नहीं रहा है लेकिन एक मोर्चा खोला है, उस मोर्चे का संदेश समझना होगा दूर तक। उस पर सेकंड पार्ट में आएंगे। पहले पार्ट में जम्मू कश्मीर का चुनाव, और इसलिए चर्चा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी इतनी बड़ी स्टेक होल्डर नहीं है कि क्लीन स्वीप करने जा रही है, किसी को सीट नहीं दे सकती। वहां पर तो किसी को भी सीट दे सकती है कि भाई चाल जाओ, तुम भी लड़ लो, आओ तुम भी लड़ लो। अपनी पार्टी में तो बगावत है। 40-45 साल से जो लोग भाजपा को खून पसीने से सींचे थे, वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसी भी जिद नहीं कि सीट ही नहीं है भाई हमारे पास, किया कैसे किसी को दे। आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने 15 से 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया, और सिर्फ प्रत्याशी उतारने का ऐलान नहीं किया, स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी, जिसमें जयंत चौधरी हैं, सांसद चंदन चौहान हैं, राजकुमार सांगवान हैं। 23 प्रत्याशी, 15 से 20 स्टार प्रचारक, 23। क्या करेंगे मोदी जी? ये क्या हालत है? कब तक अमित शाह जबरिया बांध के रखेंगे? चिराग पासवान को तो रोक लिए, जयंत को कैसे रोकेंगे? या तो ईडी का फिर एक तीर चलेगा, या फिर ईडी इनकम टैक्स, अभी ये तीर निकलने बाकी है। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं आशीष जी, कि किसी भी नेता की ताकत उसके पीछे कितना बहुमत है उस पे होती है। नरेंद्र मोदी वही थे, अमित शाह वही थे, एनडीए के गठबंधन के दल भी बहुत सारे करीब करीब वही थे। अब दो चार इधर उधर हो गए हैं, लेकिन जो लोग थे तब उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, क्यों? तो 280 पार, 300 पार का मामला था। उन्हें पता था कि हम आज के डेट में 2014-2019 में सारे घटक दलों को पता था हम आज मोदी जी के मर्जी पे हैं। मोदी जी ने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। उनकी कोई औकात नहीं थी, क्योंकि मोदी जी अपने स्वयं के बलबूते पे बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन एनडीए को साथ में रखा था एक छप पर कि चलो भाई हम आपको छोड़ नहीं रहे। लेकिन क्या 2014 से लेकर 24 तक कोई एनडीए की एक मीटिंग हुई? एक मीटिंग नहीं। जैसे इंडिया गठबंधन शेप लेने लगा, एकाएक एनडीए गठबंधन कहां से पैदा हो गया पता नहीं, और 38 लोग आ गए। उस 38 में से 10-12 पार्टियां ऐसी थी जिनका ना लोकसभा में कोई था, ना राज्यसभा में था। लेकिन ये बताना था कि भाई उनके पास 25 है तो मेरे पास 38 है। तभी वहां पे वो, अभी भी कोई, मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई संयोजक नाम की कोई पोस्ट है। और एक जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे। अभी अभी कुछ अभी समझ में नहीं आता कौन कौन है वहां पर। लेकिन अभी आप 240 पे हैं, बाजी बिल्कुल पलट गई है। ये 52 लोग जानते हैं कि आप सत्ता में उनकी वजह से, यदि वो साथ में नहीं तो आप बाहर हैं। इसलिए इनके सबके तेवर कड़े हैं। जो एक समय सिर्फ अमित शाह के देखने भर से इशारे में काम होता था, आजकल हाथ पैर जोड़ने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भाजपा का संगठन में भी जिस हिसाब से ध्वनियां उठ रही है, वो जानते हैं कि देखिए कमजोर दिल्ली होते ही क्षेत्रीय क्षेत्र मुंह खोलने लगते हैं।
ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। यही हुआ। आज जिस हिसाब से विद्रोह चल रहा है अ, तुम्हारे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं अभी तो भाजपा को समझ नहीं आ रहा है कि रायता समेटे कहाँ से। दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड ने भी घोषणा कर दी कि वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, और इधर बाकायदा उनने भी घोषणा कर दी है। जैन चौधरी के भी, आज त्यागी ने भी, त्यागी पता नहीं, त्यागी एक त्यागी छोड़ के बाकी त्यागी परेशानी कर रहे हैं मोदी जी को। एक प्रमोद त्यागी है जो भगवा चोला पहन के कल्कि के स्वयं घोषित पीठेश्वर है। वो यदि छोड़ दिए तो बाकी त्यागियों से तो सब परेशान है। एक त्यागी बेचारा, वो उसको निकाला गया या खुद दिया, वो अभी समय के नहीं साथ नहीं, साथ उसी आएगा। उसी पेज पर मैंने कहा था दूसरा सवाल, ये दूसरे सवाल हाँ। में ही फिर दर्शकों के लिए स्पेशल सवाल है ये। आज इस पर एक हम खोलेंगे। अब तक बहुत सारे एनालिसिस हुई है केसी त्यागी के जाने के बाद, उनकी विदाई के बाद प्रवक्ता पद से, लेकिन इस कड़ी को जम्मू कश्मीर से जोड़ते हुए हम खोलेंगे। अब तक जितना एनालिसिस हुआ, सबने कहा कि केसी त्यागी बीजेपी के एजेंडा के खिलाफ जा रहे थे, बीजेपी की लाइन के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार ने उनके पर कतल दिए। क्योंकि वो चाहे इजराइल फिलिस्तीन हाँ। का मामला हो, वहां पर भाजपा हाँ, के एजेंडा के खिलाफ थे, लेटरल एंट्री का मामला हो, एंट्री के जाति खिलाफ। जनगणना का मामला हो, सब पर वो भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के करीब नजर आ रहे थे, इसलिए पर कतरा गया। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर कश्मीर पे जो सवाल है, यहाँ पर क्या जवाब होगा, सबसे ये मेरा सवाल है बाकी सभी राजनीतिक पंडितों से। ये नहीं, आज ही सवाल मैं ये है भी कि नहीं, सवाल नहीं, सवाल सवाल आओ नहीं, जो मैंने जो किया। मामला है जम्मू कश्मीर से, उस मामले को उस पर उसके साथ आप पूरा धुंध साफ करिए। देखिए, जम्मू देखिए, कश्मीर में आओ। जम्मू जम्मू कश्मीर में नहीं जो देखिए, रण मचा हुआ है। नहीं नहीं, एक मामला है बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से तो पूरा खुलेगा मामला। जम्मू कश्मीर में जेडीयू ने, आपने कहा कि चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान कोई मनमानी कोई करते हुए किनारे केसी त्यागी ने नहीं किया है। जीएम शाहीन जो जेडीयू के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया है ऐलान। ये ऐलान करने से पहले जीएम शाहीन नीतीश कुमार के पास गए, उनके पास बैठक की, बातचीत की और फिर ऐलान किया। फिर जीएम शाहीन ने कहा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये 6 सीटों पर प्रत्याशी कौन होंगे, ये भी नीतीश कुमार की मुहर जब फाइनल लगेगी तभी नाम आएंगे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, जो हमने कहा भी कि मोर्चा असली शाह के खिलाफ कहां से खुल रहा है वो देखना जरूरी है। जेडीयू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर हम पावर में आते हैं, आए ना है, एक आदमी घोषणा पत्र तो सब लेके आते हैं, तो जितने पत्थरबाज हैं जेल में बंद, हम उनको छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे। और अमित शाह उसी जम्मू कश्मीर में चीख चीख के, एक ही एजेंडा है उनके पास, वो कह रहे हैं दिल्ली से और कश्मीर तक, कि जो पत्थरबाज हैं उनके खानदान में हम किसी की नौकरी नहीं लगने देंगे। आप अब कह रहे हो देखिए, कि हम उनको नौकरी नहीं लगने देंगे, आपका पार्टनर कह रहा है हम उनको छोड़ देंगे। इससे खुली मुखालफत क्या हो सकती है बाबू? देखिए, जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 आया था, जम्मू हम्म कश्मीर में जब 35A की बात आई थी, तब हम्म नीतीश कुमार कहाँ थे? बीजेपी के हम्म खिलाफ थे। हम्म जो स्टैंड उन्होंने लिया, वो स्टैंड आज बरकरार है नीतीश कुमार का। हम्म नीतीश कुमार की देखिए क्या होता है कि आप जब दिल्ली को लेके जब आपका स्टैंड बदलते हैं आप, तो आपके कई स्टेट यूनिट आहत हो जाते हैं। हम्म आपका एक जनरल सेक्रेटरी था महाराष्ट्र में, कपिल पाटिल। हम्म आप बीजेपी से जाते से उसने उसने पार्टी छोड़ी, हम्म क्योंकि उसकी लंबी लड़ाई रही बीजेपी के साथ खिलाफ। तो कुल मिलाकर आप जम्मू कश्मीर का जो अध्यक्ष है, उसने आके बता दिया उनको, जम्मू कश्मीर में बीजेपी किसी को अकोमोडेट करने को तैयार नहीं है, और कोई बीजेपी को अकोमोडेट करने को तैयार नहीं। यहां सवाल सीट शेयरिंग का नहीं है, यहां यहां सवाल घोषणा पत्र का है। यदि आप पत्थरबाजों को छुड़वाने की बात करते हैं, हम्म और उन्होंने कहा कई सालों से हमारे पास डाटा है, करीब करीब 700 लोगों का डाटा है उनके पास, कि जो लोग सालों से सड़ रहे हैं। कुछ तो एनसी मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के समय के भी लोग हैं। उन्होंने कहा कि बस पत्थरबाज के नाम से आप युवकों को कितने दिन सड़ाएंगे। और ये वैलिड सवाल है, क्योंकि शाहीन जो कहते हैं वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। हम दिल्ली में बैठ के जम्मू कश्मीर में ही देखिए, आप जम्मू कश्मीर जाइए, वहां फील कीजिए लोग क्या सोचते हैं।
जम्मू कश्मीर की त्रासदी है, हमेशा दिल्ली ने जम्मू कश्मीर पे राज किया है। जब चाहे यूपीए के समय भी यही हो गया, जब कांग्रेस की सरकारें थी वही हुआ। जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी थी, ये कांग्रेस तय करती थी। चाहे उसको मुख्यमंत्री, चाहे कभी इसको, कभी उसको। ये जो पत्ते खेलने का, फेंटने का जो प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में, अब जम्मू कश्मीर को लोगों को अपनी सरकार चाहिए, जो अपने बलबूते पे हो। पिछली बार भी पीडीपी की सरकार आई तो फिर बीजेपी के बलबूते पे थी। बीजेपी, पीडीपी ने साथ किया। इस बार यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आती है सत्ता में, दोनों हुँ, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यदि ये सत्ता में आते तो ये दिल्ली की सरकार नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में विरोधी बैठे हैं। तब हम कह सकते हैं कि दिल्ली में वो सरकार है, मतलब जम्मू कश्मीर में वो सरकार है जो अपने बलबूते पे है। हुँ, कई सवाल है। आप इसको हाफ स्टेटहुड दे रहे हैं कि फुल स्टेटहुड दे रहे हैं, इसकी अभी तक कोई हुँ, क्लियरेंस नहीं है। क्या ये यूनाइटेड टेरिटरी खत्म हो जाएगी या बरकरार रहेगी, या दिल्ली हुँ, जैसा हाल होगा उनका? तो ये सारे प्रश्न जो है वो जनता दल यूनाइटेड के अपने प्रश्न हैं। ये घोषणा पत्र साझा नहीं हो सकता बीजेपी के साथ किसी भी हालत में। जम्मू कश्मीर के इशू को लेके बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में पोल अपार्ट्स है, दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई है। हुँ, इसलिए ये दोनों साथ नहीं जा सकते। बीजेपी को, जैसा आपने कहा कि क्या है बीजेपी का वहां पे, कुछ भी नहीं है। तो बीजेपी का कुछ नहीं तो कुछ लोगों को अकोमोडेट कर सकती थी, लो आप भी 5 हुँ, सीट ले लो। हुँ, सवाल सीट शेयरिंग का नहीं है, सवाल है घोषणा पत्र का। साझा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। जब आप पत्थरबाजों को छोड़ने की बात करते हैं और वो पत्थरबाजों को उनके परिवार को बर्बाद करने की बात करते हैं, ये कैसे हो सकता है? जयंत चौधरी इसलिए कूदे कि जयंत चौधरी को भी लगा कि मैं भी बार्गेन करूं। देखिए, ये सब बार्गेनिंग का मामला है। हुँ, एक और मैं आपको अब खबर बताता हूं। कुछ सीटें महाराष्ट्र में आरपीआई मांग रही है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। हुँ, और जो आरपीआई के जो नेता मंत्रिमंडल में है केंद्र में, उन्होंने घोषणा की है, यदि महाराष्ट्र में हमको तवज्जो नहीं दी तो हम हरियाणा में हमारे उम्मीदवार उतारेंगे। हाँ, 10 उम्मीदवार, 10। 10 उम्मीदवार। देखिए, दलित वोट फैक्टर है हरियाणा में। हुँ, चंद्रशेखर भी पहुंचे हैं, मायावती भी पहुंची है, आठवले भी पहुंचेंगे, रायता फैलाएंगे। ये क्या कभी आठवले की इतनी हिम्मत हो रही थी बोलने की, ऐसा बार्गेन करने की, कि महाराष्ट्र में मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं वहां गेम को स्पॉइल कर दूंगा? हुँ, हो सकता है आठवले जम्मू कश्मीर में भी उतारे, 3-4 हुँ, सीट मैं भी लड़ लूं यहाँ पे। तो ये एनडीए एक जुगाड़ू सिस्टम है। ये एक पर्टिकुलर दिल्ली में सत्ता पाने के लिए मोदी जी ने अपने कुर्सी को बचाने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करके रखा है। लेकिन जब वो लोग जानने लगे कि उनकी ताकत क्या है, तो फिर वो स्वर विरोध के उमटने लगे हैं। आप कितनी जगह ईडी लगाओगे? हर जगह आपको चिराग पासवान थोड़ी मिलेगा। हुँ, ईडी की मैंने 2 आपके खिलाफ एफआईआर क्या दर्ज होगी, आप तुरंत बुके लेके पहुंच गए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। और चिराग के पास बचा भी क्या था? 5 में से 3 तो पहले ही इधर पैक हो गए हैं। चिराग और उनके बहनोई थे, और बहनोई भी पैक हो गए डर के मारे, तो क्या करोगे? चिराग अकेले रहेंगे, वही पुरानी वाली स्थिति चिराग की, जो पिता के देहांत के बाद हुई थी। हुँ। अब तो तो सांसद ही कुछ पे भी लोगों खतरा। हाँ, सांसद भी खतरा था। और यहाँ पे तो अभी जनता दल यूनाइटेड में ऐसी स्थिति नहीं है। इन्होंने वहां पे किया, ऑपरेशन कमल किया, वो कैसा फेल हो गया, कई बार आपने भी स्टोरी की उसपे। हुँ, एक लल्लन सिंह को मैनेज करने से आप ऑपरेशन कमल नहीं कर सकते। हुँ, वो नीतीश बाबू है, जब उनके गले में नाखून लगता है तो फिर वो आवाज करते हैं। मैं नहीं जानता कि ये जो केसी त्यागी का इस्तीफा हुआ है, इसके पीछे मात्र ये कारण है कि उसने, केसी त्यागी ने, बगैर, ये भले ही बोला जा रहा है, ये छपवाया जा रहा है, केसी त्यागी ने बाकायदा केसी त्यागी से बुलवाया गया था जो केसी त्यागी ने बोला था। हाँ, केसी त्यागी का इस्तीफा जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी झगड़ों से है। जो पुराने चरण सिंह वाले लोग हैं, वो एक अलग लॉबी है, एक अलग लॉबी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड भी तो ये भानुमति का कुनबा है ना। यहाँ भी अलग अलग विचारधारा के, चरण सिंह के विचारधारा वाले लोग अलग है, लोहिया वाले लोग अलग है, ऐसे सब मिलके कुनबा बनाए हो। तो वो अंदरूनी जो उनकी खिंचातान है वो है।
फिर एक बात ये भी सामने आ गई कि आजकल जरा केसी त्यागी की दोस्ती कांग्रेसियों के साथ बहुत ज्यादा हो रही है। उन्हें लगता है कि ये सरकार ज्यादा नहीं टिकेगी तो फिर मैं, क्योंकि ये क्या वेदर कॉक है, केसी त्यागी हो गए, ऐसे कुछ लोग हैं कि वो पहले ही भाप लेते हैं कि सत्ता आगे पीछे किधर जाने वाली है, तो उसी हिसाब से शहादत का दर्जा। लेकिन यकीनन मैं नहीं मानता कि केसी त्यागी इतने जो सीनियर लेवल पे है वो यूं ही अपने हिसाब से बयान दे देंगे बिना सोचे समझे। नहीं, मैं यही सवाल था बाबू कि अगर अगर बीजेपी के एजेंडा के खिलाफ गए वो, तो उनको निपटा दिया, तो भाई सीधा नीतीश को निपटाओ ना। अमित शाह के खिलाफ सीधा मोर्चा। अमित शाह कह रहे हैं कि पत्थरबाजों वाले बात पर अमित शाह की लाइन से जस्ट अपोजिट लाइन जेडीयू की है। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे तो ये कई भी कुछ लोग बता रहे हैं भाऊ कि केसी त्यागी को किसी मिशन पर लगाया गया कि जाओ यहाँ पे फुर्सत आंखों से दूर रहो और कुछ और तैयारी करो तुम जाके। मैंने वही वही तो इसीलिए तो मैंने कहा कि किसके साथ कहाँ संबंध बन रहे हैं, कहाँ टेलीफोन पे बातें हो रही है, कॉफी पे चर्चा, चाय पे चर्चा कहाँ हो रही है, बंगाली मार्केट और खान मार्केट में कौन किसको मिल रहा है। हाँ। बहुत सारी चीजें हैं आशीष, जिसके बिटवीन द लाइंस देखना होता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि जनता दल यूनाइटेड का देखिए, सबसे मेजर जनता दल यूनाइटेड का अचीवमेंट क्या है? आरजेडी के साथ जब सत्ता में थे, जातिगत जनगणना, वो बिल्कुल बीजेपी के अपोजिट का प्लैंक है। जातिगत जनगणना पे बीजेपी बहुत असहज हो जाती है। संघ ने भले ही कहा हो, हमने कल ही इस पे प्रोग्राम किया, संघ ने भले ही कहा हो कि जातीय जनगणना जरूरी है, कभी कभी संख्या का उपयोग होता है, अरे हमेशा ही संख्या का उपयोग होता है, वो उसको नीति निर्धारण से जोड़ते हैं, जातीय जनगणना। और जातीय जनगणना ये सत्ता में भागीदारी के साथ जोड़ता है जनता दल यूनाइटेड। ये दो मेजर मेजर फर्क है। इसीलिए कल संघ का प्रवक्ता कह रहा था कि नहीं, हमको जातीय जनगणना इसलिए चाहिए कि संख्या कितनी है इससे नीतियां तय करने में सुविधा होती है। इनका नीतियां तय करने का मतलब नहीं है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आपकी जितनी हिस्सेदारी है समाज में, फिर आपकी उतनी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। और इसी भागीदारी के चलते मंडल आयोग के बाद ही कई ये राजनीतिक दल जो हम देखते हैं, अपना दल से लेके कई जो छोटे छोटे कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो गई है, वो उसी की देन है और उन्हें सत्ता मिलती है। नहीं तो सोनीलाल पटेल को कौन पूछता, बेचारे वो नेता थे, पीछे लोग थे। लेकिन इसी बदलाव ने उन्हें ऐसा एक यूपी में ऐसा फोर्स बनाया कि आज हर एक को जरूरत है उस वो एक कुर्मी बेल्ट की। और अनुप्रिया पटेल लगातार मंत्री बने हुए हैं। दलित वोटों की जरूरत है, इसलिए रामदास आठवले भले ही उनका एक एमएलए भी नहीं हो तो भी एक केंद्र में मंत्री बने रहते हैं। तो भाजपा ये जानती इस बात को, अच्छी तरह से जानती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हड्डी गले में फंस गई है। जातिगत जनगणना ना करो तो एक मेजर हाथ से प्लैंक निकल जाता है। जो ओबीसी जो उन्होंने खासकर यूपी से जो शुरुआत हुई थी, आप तो आपके सामने हुआ ये, जब यूपी में पहली बार सोशल इंजीनियरिंग के तहत पिछड़ी जाति को लोगों को साथ में जोड़ना शुरू किया, और उसके बाद फिर बीजेपी में ये होने लगा कि नहीं, एक हिंदुत्व का यदि अम्ब्रेला खोल दो हम, तो उसमें पिछड़े, अति पिछड़े और ओबीसी एक ऐसा पूरा ग्रुप आता है कि जो बीजेपी का ट्रेडिशनल, जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक था, वो टूट के बीजेपी के साथ चला गया। और उसके बाद फिर बीजेपी ने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। ये क्या नरेंद्र मोदी के आने की वजह से नहीं हुआ है? कल्याण सिंह की, कल्याण सिंह का मुख्यमंत्री बनना ये इसी प्रोसेस का एक हिस्सा था। हाँ, मंडल को कमंडल में डाल दिया था, मंडल को कमंडल में डाल, मंडल को कमंडल में डाल के उन्होंने उसको पैक कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि मंडल और कमंडल एक साथ नहीं रह सकते। पहले तो कमंडल में मंडल उतर का है, उसको लगा कि मैं बड़ा सेफ हूं, उसके बाद उसको सफोकेशन होने लगा, सांस रुकने लगी, वो उफन के बाहर आता है। और जब वो बाहर आता है तो फिर बीजेपी कई जगह फिर सीटें हारती है, क्योंकि आप बेसिकली जब तक आप अपना नेचर नहीं बदलोगे, बेसिकली आपको मनुवादी विचारधारा से बाहर आना होगा और संघ को स्पष्ट करना होगा कि वो जाति व्यवस्था में विश्वास रखते या नहीं रखते।
संघ चालक कहते हैं कि जाति व्यवस्था नहीं, सबको साथ में लेके चलना चाहिए, इंसानियत होती है। और पांचजन्य लिखता है कि जाति व्यवस्था नहीं होगी तो समाज भ्रष्ट होगा, नष्ट होगा। इसके मायने क्या है? पांचजन्य तो वही मायने, कहता है कि जाति व्यवस्था ही भारत की रक्षक है, लेकिन रक्षक एक है। एक वो कहता तो है कि ये चेन बनती है और चेन से समाज की रक्षा होती है। हाँ, एक एक सवाल से आज की चर्चा खत्म करेंगे। एक मुसीबत तो अपने अपने तो बने हुए हैं, पार्टी के भीतर के पुराने पुराने नेता, उस पर आपने बताया भी था, वो चाहे कश्मीरा सिंह हो, चाहे ऐसे बहुत सारे नेता, वो मुसीबत बने हैं। जयंत चौधरी अलग पहुंच गए, नीतीश कुमार अलग पहुंच गए, उद्धव ठाकरे ये भी भाजपा के पीछे ही पड़ गए हैं। उद्धव ठाकरे की भूमिका इसलिए चर्चा करनी जरूरी है कि बाला साहब के समय जम्मू कश्मीर में हिंदू बाहुल्य जो क्षेत्र थे, जो जम्मू संभाग था, जम्मू संभाग में भाजपा के झंडे और चुनाव चिन्ह भले दिखते हों, लेकिन व्यक्तिगत रूप में अगर लोकप्रियता देखी जाए तो बाला साहब सबसे लोकप्रिय हुआ करते थे, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के मामलों में जो अंदाज था बाला साहब का, उस अंदाज में वो दहाड़ा करते थे। तो जम्मू कश्मीर में घाटी को छोड़ करके जो हिंदू बाहुल्य इलाके थे उसमें बड़ी लोकप्रियता थी। उद्धव ठाकरे ने मौके जो है बहुत जबरदस्त फायदा उठाया। महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने टाल दिया। महाराष्ट्र अगर साथ में होता तो हो सकता है उद्धव नहीं जाते इस सब लफड़े में। उद्धव ठाकरे ने भी ऐलान कर दिया है कि 20 सीट पर हम भी लड़ेंगे चुनाव। क्यों नहीं अब लड़ेंगे? वक्त भी है, दस्तूर भी है, हो सकता है आदित्य और उद्धव भी चले जाएं वहां पर और नहीं नहीं, जम्मू के देखिए, लोगों को छाया दिखे उद्धव बाला साहब वाली। देखिए, आपने उद्धव की पार्टी तोड़ी है साहब। आपने उद्धव को सबसे ज्यादा डैमेज किया है। हम्म और बाला साहब ने, ऐसा नहीं कि बाला साहब की अकाल मृत्यु हो गई और फिर उद्धव को पार्टी संभालनी पड़ी ना। मुझे याद है वो ठाणे की सभा, जब ठाणे की लाखों की भीड़ के सामने बाला साहब घुटनों पे बैठ के साष्टांग दंडवत किया उन्होंने, पूरे जितने भी लोग आए थे उनको, और कहा कि अब मैं रिटायर्ड हो रहा हूं और मैं अब शिवसेना और उद्धव तुम्हारे हाथ सौंप रहा हूं। और उस रैली का आयोजन एकनाथ शिंदे ने किया था। यह है फर्क। और आपने कह दिया कि आपका हिंदुत्व टूट गया। बाला साहब ने जब मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया, इनकी औकात थी बाला साहब को ये बोलने की तुमने हिंदुत्व छोड़ा? उसके सामने आवाज करके देखते। ओरिजिनल ये हिंदुत्व का आइडिया बाला साहब ने इनको दिया। एक बाई इलेक्शन था मुंबई में, चित्रांश, और हिमाचल में नेशनल एग्जीक्यूटिव थी। प्रमोद महाजन बाई इलेक्शन के पहले मुंबई से जब जा रहे थे तो बाला साहब को मिलने गए। तो बाला साहब ने कहा कि ये क्या है? बोले, बाला साहब हमेशा कहते थे कि वो संघ का हिंदुत्व हाफ पैंट का है, मेरा फुल पैंट का है। एक ये हिंदुत्व मुझे आधा अधूरा हिंदुत्व मत करो, मेरे जैसा हिंदुत्व बिल्कुल क्लियर कट हिंदू हिंदू। तो उन्होंने कहा कि आप हिंदुत्व के नाम से ही चुनाव लड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि साहब हिंदुत्व के नाम से चुनाव हार जाएंगे हम, हिंदुत्व का प्लैंक नहीं ले सकते एकदम। तो उन्होंने कहा कि एक बाई इलेक्शन है मुंबई में, एक इलेक्शन हार जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इस बार सिर्फ हिंदुत्व के नाम से हिंदुओं को अपील करके चुनाव लड़ेंगे। ये आइडिया लेके हिमाचल में जो शिमला में जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई, उसमें ये आइडिया पहली बार कि मैं अभी बाला साहब से मिलके आया और बाला साहब का ये कहना है, और पहली बार मुंबई में ये प्रयोग हुआ। हिंदुत्व के नाम से वो बाई इलेक्शन लड़ाया गया और जबरदस्त बहुमत से वो सीट जीत गई। उसके बाद सिर्फ फिर हिंदुत्व की ही बात होने लगी। तो वहां से जो शुरुआत हुई वो योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्व शर्मा पे रुकती है जाके। तो कुल मिलाकर जिस आदमी ने हिंदुत्व इनको सिखाया, जिस आदमी ने कॉन्फिडेंस दिया, जिस आदमी ने अपनी बेटे को जनता के सामने सौंप दिया, उसी के पीठ में आपने छुरा घोंपा। क्या मांग रहा था? 2.5 साल। और उद्धव झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उद्धव ने झूठ बोला ऐसा कभी पीछे आया नहीं है।
एक भी इंसिडेंस। लेकिन ये दोनों गुजराती कितना झूठ बोलते हैं ये आपको पता है, आपको और मुझे। सारे देश को पता है। सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं इनके। ये बोलते क्या है, करते क्या है? खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। कभी बोलते 75 साल हो गए इसलिए इनको मार्गदर्शन मंडल में बैठना चाहिए और कभी कहते कि 75 साल का रूल थोड़ी है कहीं। तो जब आपने कहा 2.5 साल तो क्या हुआ? उद्धव ने अपने पिता को कमिटमेंट किया था। अरे उद्धव के पिता ये बीजेपी के भी बाप थे। हाँ। और नरेंद्र मोदी पे जब एक्शन लेने की बात हो रही थी गोधरा को लेके, तो ये बाला साहब ठाकरे तो नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े थे। उन्होंने अटल जी से लेकर आडवाणी तक सबको फोन करके कहा कि सब खबरदार, नरेंद्र मोदी पे कोई एक्शन लोगे आप तो। जिस आदमी ने मोदी जी को उद्धव से बड़ा बेटा माना, आपने उसी की पार्टी तोड़ दी। तो आहत तो होगा। ये जो रिएक्टिव वोटिंग हुआ है महाराष्ट्र में, जो सिंगल डिजिट पे आए, वो इसलिए नहीं आए कि इन्होंने कोई बुरा काम किया या एंटी वोट। ये इसलिए था कि नहीं, गद्दारों को जगाने। और मराठी और गद्दार, ये दो शब्द मराठी इंसान में गद्दारी बोलते थे उसकी आग लग जाती, क्योंकि मराठा साम्राज्य को गद्दारी ने खत्म किया। छत्रपति संभाजी, जो मैं तो शिवाजी से भी ज्यादा बड़ा योद्धा मानता हूं। शिवाजी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। शिवाजी ने तो इस पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। लेकिन यदि मैं लड़ने की बात करूं, युद्ध कौशल की बात करूं, तो उनसे बड़ा कोई नहीं था। एक युद्ध नहीं हारे थे और फ्रंट से लड़ते थे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पीछे घोड़े से रह के वो अनाउंसमेंट नहीं करते थे, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी पीछे आओ, ये वाली बात नहीं थी। खुद आगे जाते थे, मेरे पीछे आओ तो आओ। सेनापतियों को टेंशन होता था कि ये ऐसा एकदम सामने फौज में सबसे पहले घोड़ा लेके घुस घुस रहा है हमारा राजा, इसको बचाना चाहिए। चारों तरफ से लोग उसको घेर के कि भाई नहीं, ऐसा मत करो साहब। ये इतिहास है सर। उसको गद्दारों ने पकड़वा दिया औरंगजेब के हाथ से। ये तो औरंगजेब की क्या हिम्मत है, औकात थी कि वो संभाजी को पकड़ ले। तो इस वजह से कोई भी ऐसा ये कहते कि हमने नहीं गद्दारी की, उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की हिंदुत्व से। कौन सी गद्दारी की? बाला साहेब ठाकरे ने मुस्लिम लीग के साथ एक चुनाव लड़ा था, तो क्या गद्दारी की थी क्या? समय समय की बात है, गठबंधन होते रहते हैं। इसके पहले उद्धव ठाकरे ने गद्दारी करने के पहले मुंह काला किया था बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में, जिसकी बात से शुरुआत हुई थी आज का अपना टॉपिक। पीडीपी जम्मू कश्मीर में पीडीपी, जिसको आतंकियों की पार्टी कहते थे, आप उसके साथ गठबंधन करते तो आपका हिंदुत्व सेफ रहता है। ना ना, इनका तो कवच कुंडल अभी से अभी 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 प्रॉब्लम ये हो गई कि यदि आप हिंदुत्व के नाम से यदि बीजेपी के साथ है और बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम से पार्टी तोड़ी, तो फिर अजित पवार क्या कर रहे हैं आपके साथ? अब बोलने के लिए जवाब नहीं है। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग विसंगतियां, अलग अलग राज्य में यदि हम देखें तो अलग अलग ट्रीटमेंट है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन बीजेपी को लगा कि इन कारणों से वो जमा पाएंगे। परिसीमन क्या कर लिया, 3 जगह क्या बांट दिया, इतने करीब करीब साल, 2-3 साल से लगातार वहां पे केंद्र सरकार का ही कानून चल रहा है, रूल चल रहा है, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या मतदाता साथ है? नहीं है। और इसके चलते ये सभी लोग ट्राई कर रहे हैं भाई। अब एनडीए गठबंधन में कोई नहीं कह सकता कि एनडीए मैं कहूं तो ये सब सुनेंगे, क्योंकि मोदी जी, इसीलिए जो ऑपरेशन कमल की बात हम करते हैं, इसीलिए मोदी जी और अमित शाह पूरी ताकत लगा के बैठे हैं कि कैसे भी एन केन प्रकरण हमको 272 आंकड़ा होना चाहिए। 272 हो जाए तो फिर हम इनको बताएंगे। यदि 275 बीजेपी के हो गए तो आप भूल जाइए। फिर क्या तो जनता दल यूनाइटेड जाएगा और क्या तो आठवले बोलेगा और क्या फिर उद्धव भी जाएंगे और क्या ये जयंत चौधरी। समय की बात होती है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। आज समय बुरा है,
क्योंकि दिल्ली की सत्ता किसी और के भरोसे है। तो जिसके भरोसे है उसने भी ललकारना शुरू कर दिया है कि तुम नौकरी नहीं दोगे, हम उसको जेल से बाहर लाएंगे। खैर, जब बात हिंदुत्व और गद्दारी की हो रही है तो खबर ये भी है, चर्चाएं हैं, और ये चर्चा जम्मू कश्मीर से आई है। चर्चा ये है कि कुछ अंदर खाने अंडरस्टैंडिंग अभी भी पीडीपी के साथ है, और शायद हाँ, इसीलिए पीडीपी इंडिया अलायंस में वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं आई है कि अंदर खाने चलो कुछ तो खेल करेंगे। तो वो खेल कर रहे हैं, हिंदुत्व को अपने छिपा दिए लॉकर में गोदरेज के बंद करके, क्योंकि देखिए ताकि उस पर कोई आंच ना आए। देखिए, हम्म, पीडीपी को वहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। हम्म, पीडीपी ने अपने चेहरे पे एक ठप्पा लगा लिया वो बीजेपी के साथ जाने से। हम्म, पीडीपी के जो हार्डकोर लोग थे उनके साथ वो इसीलिए छोड़ के चले गए। हम्म, वहाँ कांग्रेस और एनसीपी की चांसेस ज्यादा है, बीजेपी वहां नहीं जीत रही। तो भाई ये समदुखी इकट्ठा हुए हैं, हम्म। समदुखी इकट्ठा हुए हैं। तू भी दुखी, मैं भी दुखी, तू मेरे कंधे पे सर रख, मैं तेरे कंधे पे सर। बस इसी चक्कर में चल रहा है मामला। चलते चलते आज चर्चा में जयंत चौधरी से शुरू हुई और चर्चा नीतीश कुमार से होते हुए उद्धव ठाकरे तक आई। तो एक बात का जिक्र करके चर्चा खत्म करेंगे। एक मुद्दा बड़ा दे दिया है तुषार गांधी ने उद्धव ठाकरे को। तुषार गांधी ने अभी पिछले 2 दिन के भीतर ही एक ट्वीट किया, एक वीडियो भी रिलीज किया, एक ट्वीट भी किया। उस ट्वीट के मुताबिक उद्धव ठाकरे के दादाजी बाला साहब ठाकरे के पिताजी प्रबोधन ठाकरे, उन्होंने गांधी जी की हत्या की साजिश रची जा रही है, ये जानकारी अकोला में गांधी जी के साथियों को दी थी। हो उनको ये सकता है। खबर हो चुकी थी कि गांधी जी की हत्या की साजिश रची जा रही है, कौन लोग रच रहे हैं, उसमें किसकी किसकी भूमिका है। ये तो खैर इस पर बहुत डिबेट हो चुकी है, संघ को लेकर के, सावरकर को लेकर के, और कौन हथियार दिलवाया, कौन पिस्टल दिलवाया, सब गोट से सब चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं। लेकिन ये बात उद्धव ठाकरे के लिए एक एक महाराष्ट्र के चुनाव में, अगर गांधी को तो मोदी जी भी आदर्श मानते हैं, विदेश जाते हैं तो उन्हीं के यहाँ फूल माला लेके जाते हैं, उन्हीं की प्रतिमा के सामने। गांधी मजबूरी जी है। की जान बचाने के लिए प्रबोधनकार ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे के दादाजी ने गांधी जी की जान बचाने की कोशिश की थी। और पहली बार देखिए, जब साजिश रची गई थी 30 के दशक में, तब भी। ये है जी। सर। एक गुजराती की जान बचाने के लिए प्रबोधनकार ठाकरे ने उस समय प्रयास किया था, हम्म, और दो गुजराती ने मिलकर प्रबोधनकार ठाकरे के पोते की पार्टी तोड़ दी। ये फाइनल ये कमेंट, ये यही सबसे बड़ा है। ये जो है यही दो गुजरातियों ने यही यही मिलकर यही ठाकरे। कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। नमस्कार। नमस्कार।